एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक्स चल रहे थे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक देख रहे थे, उसी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। मैंने एनिमल टिश्यू कल्चर पर, एनिमल सेल कल्चर पर एक वीडियो डाला था, उसी के कंटिन्यूशन में हम सबस्ट्रेट फॉर ग्रोथ एंड सेल कल्चर मीडिया का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट ट्रीटमेंट, चूजिंग द करेक्ट सबस्ट्रेट एंड यूज ऑफ सबस्ट्रेट। ये तो आपके सिलेबस में देखिएगा, बीएससी ऑनर्स बायोटेक के सिलेबस में ये दो सेपरेट टॉपिक हैं, सबस्ट्रेट और कल्चर मीडिया। लेकिन दोनों कंपाइल कर एक अच्छा वीडियो बन सकता था, तो मैंने कंपाइल कर दिए। नोट पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैंने वीडियो में दिया है उतना सफिशिएंट है, और दोनों आपको सेपरेट भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और कंबाइन करके भी कहीं कहीं पूछे गए हैं। तो आपको दोनों तरह से जो जितना मैटर दिया गया है वो सफिशिएंट है। ठीक है, फिर सेल कल्चर मीडिया में हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ मीडिया, नेचुरल मीडिया, सिंथेटिक मीडिया, और मेजरली कौन कौन से मीडिया जो है वो यूज़ किए जाते हैं एनिमल सेल कल्चर के लिए, वो देखेंगे। अब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट सेल्स दैट रिक्वायर सपोर्ट फॉर देयर ग्रोथ इन विट्रो, अदरवाइज दे विल नॉट ग्रो प्रॉपरली। बहुत सारे ऐसे वर्टिब्रेट सेल्स होते हैं जिन्हें अपनी ग्रोथ के लिए सबस्ट्रेट की ज़रूरत होती है, अदरवाइज वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकते। इस तरह के जो सेल्स हैं ये एंकरेज डिपेंडेंट सेल्स कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको एनिमल सेल कल्चर पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि इसके लिए एक वेसल चाहिए होता है, जिसके नीचे जो है एक सबस्ट्रेट होता है, वेसल के ऊपर सबस्ट्रेट कोट होता है, और उस सबस्ट्रेट पे सेल्स को एंकर किया जाता है, तभी सेल्स जो है वो मोनोलेयर फॉर्म करते हैं। प्राइमरी सेल लाइंस का फॉर्मेशन होता है, वहाँ से सब कल्चर करके सेकेंडरी सेल लाइंस का फॉर्मेशन होता है, और उसका सब कल्चर करके कंटिन्यूस सेल लाइंस का फॉर्मेशन होता है। यदि आपने मेरे सेल कल्चर के प्रोसेस को देखा होगा तो ये आपने पढ़ा होगा। अब जो है ये कह रहे हैं कि सबस्ट्रेट में क्या क्या यूज़ किया जा सकता है, तो एक्सटेंसिवली एडेसिव, अगार, एग्रोस और एडेसिव चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो सरफेस के अवेलेबल फॉर अटैचमेंट, जिस जगह से, जिस सरफेस से सेल्स जो है वो अटैच होते हैं, उन्हें हम सबस्ट्रेट कहते हैं। अब किस किस को हम सबस्ट्रेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम प्लास्टिक को सबस्ट्रेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ऐसा ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, देयर आर सम थिंग्स जो कि सिलेक्टिवली कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए उन सब्सटेंसेज में जिन्हें हम सबस्ट्रेट की तरह यूज़ करें। एक तो वो रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, कंटैमिनेशन फ्री होना चाहिए, वो हम स्टरलाइज करके भी अटेन कर सकते हैं, और सबस्ट्रेट ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे कल्चर के प्रोसेस को डिस्टर्ब करे। तो कौन कौन से हम सबस्ट्रेट यूज़ कर सकते हैं, एक तो प्लास्टिक को कर सकते हैं, डिस्पोजेबल प्लास्टिक ले सकते हैं विच इज़ चीपर एंड इट इज़ कॉमनली मेड अप ऑफ पॉलीस्टीरीन। ठीक है, बिफोर यूज इट कैन बी ट्रीटेड विद गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन के इलेक्ट्रिक चार्ज से ट्रीट करने से क्या होगा कि जो प्लास्टिक है ये कंटेमिनेशन फ्री हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंटेमिनेशन या कोई भी ऐसी खराब चीज़ नहीं होगी जो हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर सके। फिर हम ग्लास को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सबस्ट्रेट यूज्ड इन लेबोरेटरी इन सेवरल फॉर्म्स सच एज टेस्ट ट्यूब, स्लाइड, कवर स्लिप, पिपेट, फ्लास्क, रॉड, बॉटल एंड पेट्री डिश। इन सबको सबस्ट्रेट की तरह यूज़ करा जा सकता है, और इसका स्टेरिलाइजेशन केमिकल रेडिएशन से, ड्राई हीट से और मॉइस्ट हीट से, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट से करा जा सकता है। पैलेडियम को हम सबस्ट्रेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। पैलेडियम कैन बी डिपॉजिटेड ऑन द एग्रोस इन विच कैन बी यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट फॉर फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं वो स्किन में पाए जाने वाली सेल्स होते हैं, इनकी ग्रोथ के लिए पैलेडियम को हम सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर सकते हैं एज सबस्ट्रेट। बोथ स्टेनलेस स्टील एंड टाइटेनियम, इनको भी हम सबस्ट्रेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये केमिकली इनर्ट होते हैं, दे आर नॉट रिएक्टिव सब्सटेंसेज एंड दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। फिर सबस्ट्रेट treatment to increase the efficiency of cultured cell through increased cell attachment, the surface of the substrate is treated with purified fibronectin। जो सरफेस है, जो सतह है सबस्ट्रेट की, उसे हम ट्रीट करेंगे किससे, प्यूरिफाइड फाइब्रोनेक्टिन से, या कोलेजिन से, या जेलेटिन, या पॉली डी लाइसिन। इनमें से किसी से भी हम सबस्ट्रेट की सतह को ट्रीट करेंगे, और पेट्री डिश के ऊपर ये केमिकल पोर करेंगे, और जो एक्स्ट्रा केमिकल है उसे हम ड्रेन कर
देंगे और उसके बाद इसका स्टेरिलाइजेशन कर देंगे यूवी लाइट से, है ना, यूवी लाइट से इसका स्टेरिलाइजेशन कर देंगे। देन चूजिंग द करेक्ट सबस्ट्रेट। अब यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट है, एक तो ये हुआ कि सबस्ट्रेट को ट्रीट करना, जैसा मैंने आपको बताया कि सबस्ट्रेट की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि वो रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। यदि सबस्ट्रेट रिएक्ट करेगा या कुछ उसमें कंटेमिनेशन दे जाएगी तो हमारा पूरा का पूरा जो कल्चर प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सबसे पहले जो सरफेस का जगह है उसको हमें केमिकल के साथ में सैनिटाइज करना है, स्टरलाइज करना है और एक्स्ट्रा केमिकल को ड्राई करना है और फिर यूवी लाइट से उसे स्टरलाइजेशन प्रोवाइड करना है पूरे एरिया को। देन चूजिंग द करेक्ट सबस्ट्रेट हम कैसे चूज करेंगे? मैनी प्राइमरी सेल्स हैव डिफिकल्टी एडहेरिंग टू अनकोटेड ग्लास एंड प्लास्टिक सरफेस। बहुत सारे प्राइमरी सेल्स होते हैं जो कि अनकोटेड ग्लास या प्लास्टिक सरफेस से अडहेर नहीं हो पाते, स्पेशली इन लो सीरम और सीरम फ्री कंडीशन, स्पेशली तब जब लो सीरम कंडीशंस में हो या सीरम फ्री कंडीशंस में हो। For primary cells, it is necessary to use a substrate coating to enhance cell attachment। और प्राइमरी सेल्स के लिए ये आवश्यक है कि एक ऐसा सबस्ट्रेट यूज़ किया जाए जो कि सेल अटैचमेंट को बढ़ा सके। देर आर मैनी डिफरेंट सबस्ट्रेट टू चूज फ्रॉम एंड ईच टाइप हैव ड्रामेटिकली डिफरेंट इफेक्ट ऑन दी सेल अटैचमेंट। अलग अलग तरीके के सबस्ट्रेट्स जो हैं वो होते हैं और हर सबस्ट्रेट अलग अलग तरीके से सेल अटैचमेंट की प्रोसेस को अकम्प्लिश करवाता है, पूरा करवाता है। तो हमें ये देखना है कि हम किस टाइप का सेल यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप के सेल का अटैचमेंट करवाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम सबस्ट्रेट को यूज़ करें। और ये बात यूनिवर्सल है कि सबस्ट्रेट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए और कंटेमिनेशन फ्री होना चाहिए। फर्स्ट कंसिडर द डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिक एंड ग्लास टिश्यू कल्चर। ट्रीटेड प्लास्टिक इज मॉडिफाइड टू बी हाइड्रोफिलिक एंड सबस्ट्रेट विल बी कोटेड ऑन द सरफेस मोर थरोली। जो प्लास्टिक हम इसमें यूज़ करते हैं वो हाइड्रोफिलिक नेचर का, यानी कि वाटर से डरने वाला, हाइड्रोफोबिक नहीं होना चाहिए, वाटर लविंग होना चाहिए। और टिश्यू कल्चर ट्रीटेड प्लास्टिक अलग से अवेलेबल होता है, उसे ही हमें यूज़ करना चाहिए, ऐसा प्लास्टिक जिसपे कि टिश्यू कल्चर आराम से करा जा सके। ग्लास कवर स्लिप डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरर। ग्लास कवर स्लिप मतलब मैन्युफैक्चर पे के अकॉर्डिंग हमें ग्लास कवर स्लिप अच्छे से डिज़ाइन करनी चाहिए कि किस तरह की ग्लास कवर स्लिप, ग्लास अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह का ग्लास हमारे कल्चर पे जाएगा, किस तरह की ग्लास स्लिप हमारे कल्चर पे जाएगी और वो हमें यूज़ करनी चाहिए। द ग्लास स्लिप हाउएवर द ग्लास वाज ट्रीटेड कैन बी हाइड्रोफोबिक और हैव रेसिड्यूज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। अगर हाइड्रोफोबिक नेचर का ग्लास हम सबस्ट्रेट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारी ड्यूटी बनती कि पहले उस हाइड्रोफोबिक ग्लास का हम ट्रीटमेंट कराएं, उसे प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट दें और फिर ही उसे इस्तेमाल करें। सम रिसर्चर्स यूटिलाइज प्री ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लाइक एसिड वॉशिंग, फ्लेमिंग एंड ऑटोक्लेविंग टू इनहेंस दी सबस्ट्रेट बाइंडिंग। कुछ रिसर्चर्स जो होते हैं वो प्री ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देते हैं, यानी कि जो ग्लास है उसको पहले एसिड से ट्रीट करवाएंगे, वॉश करवाएंगे, उसकी फ्लेविंग करेंगे या ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी सबस्ट्रेट चीज़ को मॉइस्ट हीट से स्टेरलाइज करते हैं तो उसे ऑटोक्लेविंग कहते हैं, तो यह हम उसकी ऑटोक्लेविंग कराएंगे। While numerous strategies exist to treat culture glass, some cell type will still have difficulty attaching on the surface। और कभी कभी क्या होता है कि सारा ट्रीटमेंट देने के बाद भी जो सब्सटेंस होता है वो सरफेस पे अटैच नहीं हो पाता। The most commonly used natural substrate are कोलेजन, फाइब्रोनेक्टिन और लेमिनिन। ठीक है, कुछ जो सब्सटेंसेस ज़्यादातर नेचुरल सबस्ट्रेट जो यूज़ किए जाते हैं वो कोलेजन, फाइब्रोनेक्टिन और लेमिनिन, ये तीन प्रकार के सबस्ट्रेट्स यूज़ किए जाते हैं। सबस्ट्रेट चॉइस कैन हैव इनॉर्मस इम्पैक्ट ऑन हाउ प्राइमरी सेल्स अटैच एंड ग्रो। और सबस्ट्रेट हम क्या यूज़ कर रहे हैं यही इस बात को तय करेगा कि कल्चर के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले हमारे सेल सरफेस से जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। हम अगर अच्छा सबस्ट्रेट यूज़ करेंगे तभी वो जो सेल्स हम कल्चर कर रहे हैं वो नीचे जाके अटैच होंगे और कल्चर सक्सेसफुल होगा। अगर हम अच्छे सेल्स नहीं यूज़ करेंगे तो कल्चर सक्सेसफुल नहीं होगा। प्राइमरी सेल्स हैव लिमिटेड एक्सपांशन कैपेसिटी, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द बेस्ट सबस्ट्रेट इन ऑर्डर टू गेट द मोस्ट ऑफ योर एक्सपेरिमेंट्स। प्राइमरी सेल्स में एक्सपांशन की कैपेसिटी बहुत होती है और इसलिए ये आवश्यक है कि हम बेस्ट सबस्ट्रेट का इस्तेमाल करें ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट मिल सके। ठीक है, अब
सबस्ट्रेट के यूजेस क्या होते हैं, तो सबस्ट्रेट जो है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ सेल एंड इफ सबस्ट्रेट इज़ नॉट प्रॉपर देन द कल्चर विल नॉट बी सक्सेसफुल। अगर सबस्ट्रेट प्रॉपर नहीं है तो कल्चर सफल नहीं होगा, और सबस्ट्रेट यदि नहीं होगा तो हमारे जो सेल्स हैं वो बेस पे अटैच नहीं हो पाएंगे और सेल कल्चर संभव नहीं होगा। ठीक है, देन हम बात करते हैं कल्चर मीडिया की। तो मीडिया के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हम इन विट्रो कंडीशन में किसी भी प्लांट सेल को या एनिमल सेल को ग्रो करते हैं तो हमें उसे एक आर्टिफिशियल मीडियम ऐसा प्रोवाइड करना पड़ता है जहाँ से उस सेल को पूरे न्यूट्रिएंट्स मिले और उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके। तो सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट ग्रोथ मीडियम फॉर द इन विट्रो कल्टिवेशन ऑफ सेल इज इम्पॉर्टेंट एंड असेंशियल स्टेप। सबसे असेंशियल बात है कि अप्रोप्रिएट ग्रोथ कल्चर मीडियम का सिंथेसिस इन विट्रो मतलब कि एक ऐसे ग्रोथ मीडियम का सिलेक्शन जो कि सेल्स की ग्रोथ को बढ़ा सके, वो कल्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यदि हम जो कल्चर मीडिया यूज़ कर रहे हैं वो कल्चर मीडिया हमारा सही नहीं है, सेल कल्चर को सारे न्यूट्रिएंट बराबर मात्रा में नहीं देगा, तो हमारा कल्चर कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। फॉर इन विट्रो कल्चर ऑफ सेल्स इट इज एक्सपेक्टेड दैट दे शुड बी प्रोवाइडेड विद द कंपोनेंट्स सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द ब्लड। और जब भी हम इन विट्रो कंडीशन में अगर सेल्स का कल्चर कर रहे हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि वो सारे माध्यम, वो सारे न्यूट्रिएंट हम उस कल्चर मीडिया में डालें जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, है ना। उसका जो कॉम्पोजिशन है हमारे मीडिया का वो वैसा होना चाहिए जैसा ब्लड का है। सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो सेल्स को मिलने चाहिए। चॉइस ऑफ द मीडियम मोस्टली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेल टू बी कल्चर्ड। और कैसा मीडियम हम यूज़ करेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कैसे सेल का हम कल्चर करना चाहते हैं और हमारे कल्चर का पर्पस क्या है। और इसी की बेसिस पे हम कल्चर मीडिया को क्लासीफाई भी कर सकते हैं कि कल्चर मीडिया कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। जो नेचुरल मीडिया है, नेचुरल मीडिया में हमारा आ जाएगा प्लाज्मा, क्लॉट, बायोलॉजिकल टिश्यू और टिश्यू एक्सट्रैक्ट। ठीक है, कोएगुलेंट्स और क्लॉट, प्लाज्मा क्लॉट्स जो होंगे दे आर अवेलेबल इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड प्लाज्मा। ठीक है, लिक्विड प्लाज्मा के फॉर्म में हमें प्लाज्मा क्लॉट मिल जाएंगे, ये सिलिकॉन वेयर्स के फॉर्म में हमें मिल जाएंगे। ठीक है, प्लाज्मा को हम लैबोरेटरी में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो बायोलॉजिकल फ्लूइड है ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ सीरम, ह्यूमन एडल्ट ब्लड, मतलब कि हम ह्यूमन एडल्ट ब्लड को, सीरम को हम बहुत अच्छे से कल्चर मीडिया के तौर पर यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लूइड आर ह्यूमन प्लासेंटल कॉर्ड एंड सीरम। ह्यूमन प्लासेंटल कॉर्ड के फ्लूइड को हम लेके या सीरम के फ्लूइड को लेके, सीरम को लेके भी हम कल्चर कर सकते हैं, क्योंकि बस ये है कि इन चीज़ों में टॉक्सिसिटी ना डेवलप हो। हम इनको इस तरह से प्रिजर्व करेंगे टॉक्सिसिटी ना डेवलप हो और फिर हम इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। टिश्यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सम ऑर्गन सच एज एम्ब्रियो, लिवर, स्प्लीन, ल्यूकोसाइट, ट्यूमर, बोन मैरो आर ऑल्सो यूज्ड। और जो टिश्यू एक्सट्रैक्ट होते हैं एम्ब्रियो के, लिवर के, स्प्लीन के, ल्यूकोसाइट के, उनको भी यूज़ किया जा सकता है। और जिसमें से कि जो एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट है वो बहुत ही कॉमन है। अब ये तो हुआ हमारा नेचुरल मीडिया। अब सिंथेटिक मीडिया जो है वो क्या होता है? सिंथेटिक मीडिया मतलब नेचुरल मीडिया मतलब जो हमको नेचुरली ऐसे ही बॉडी से मिल जाएगा, जैसे सीरम हुआ, है ना, ब्लड हुआ, ये सब नेचुरल मीडिया के एग्जांपल। और सिंथेटिक मीडिया वो है जो आर्टिफिशियली अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को ऐड करके बनाया जाता है, जैसे कि विटामिन, सॉल्ट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब को मतलब इन सब की रिक्वायरमेंट को जो पूरा करें। हम इसमें ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट डालें जिससे कि ये जो विटामिन, सॉल्ट, ऑक्सीजन, कार्बन, इनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। इस तरह के आर्टिफिशियली बनाए गए फॉर्मूलेशन से फार्मूला बना के डेवलप किया गया, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया मीडिया कहलाता है सिंथेटिक मीडिया। डिफरेंट टाइप ऑफ सिंथेटिक मीडिया में भी प्रेफर्ड, ज़्यादातर हम सिंथेटिक मीडिया यूज़ करते हैं सेल कल्चर के लिए। और बेसिकली दो प्रकार के मीडिया होते हैं, सीरम कंटेनिंग मीडिया और सीरम फ्री मीडिया। एक वो मीडिया होता है जो सीरम कंटेन करता है, सीरम बेस्ड मीडिया में कंटेन अनडिफाइंड एनिमल डिराइव प्रोडक्ट सच एज हाइड्रोलेज, ग्रोथ फैक्टर, हार्मोन। ये सीरम कंटेनिंग मीडिया होता है जो कि ब्लड से प्यूरिफाई करके बनाया जाता है। और एक सीरम फ्री मीडिया होता है, मतलब इसमें क्या है कि बेस सीरम ही होता है लेकिन हम कुछ और न्यूट्रिएंट्स भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, तो ये हो गया सिंथेटिक मीडिया। यदि हम खाली सीरम को यूज़ करेंगे तो वो नेचुरल मीडिया कहलाएगा, और अगर इसमें कुछ हम न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देंगे तो वो सिंथेटिक मीडिया हो जाएगा। और एक सीरम फ्री मीडिया होता है जिसमें सीरम नहीं होता, बस कुछ न्यूट्रिएंट्स को ऐड करके प्रपोर्शन में मीडिया बनाया जाता है।
मेनली कौन कौन सा मीडिया एनिमल सेल कल्चर के लिए यूज़ किया जाता है? डेल्बैको मॉडिफाइड ईगल्स मीडियम, ये यूज़ किया जाता है। ये ज़्यादातर प्राइमरी माउस का यदि हम सेल कल्चर करते हैं और चिकन का सेल कल्चर करते हैं तो उसके लिए ये मीडिया यूज़ किया जाता है। देन RPMI 1640 जो मीडिया है वो एक जनरल पर्पस मीडिया है जिसका कि ब्रॉड रेंज एप्लीकेशन है ना, और जिसको हीमोपोएटिक स्टेम सेल के कल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है हैम्स न्यूट्रिएंट मीडिया। जो हैम्स न्यूट्रिएंट मीडिया होता है ये चाइनीज़ हैमस्ट्रिंग ओवरी सेल्स के कल्चर में सबसे पहले यूज़ किया गया। तो ये बहुत कॉमन मीडिया है, इसको हैम्स F10 मीडिया बोला जाता है। तो बहुत सक्सेसफुल है, इसी मीडिया से ज़्यादातर कल्चर होता है ज़्यादातर, है ना। फिर ईगल्स मीडियम एसेंशियल मीडियम, ईगल्स मिनिमम एसेंशियल मीडिया, ये जो है इसमें हाई अमाउंट में सीरम होता है और ये ज़्यादातर मेमेलियन सेल्स को कल्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जो हम लैब में यूज़ करेंगे और जो हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे वो हैम्स F10 कल्चर मीडिया से करेंगे। यही सबसे कॉमन मीडिया भी है, ठीक है। फिर नेचुरल मीडिया के एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कोएगुलेंट, क्लॉट, टिश्यू एक्सट्रैक्ट, बायोलॉजिकल फ्लूइड है। फिर सिंथेटिक मीडिया दो में डिवाइडेड, सीरम कंटेनिंग और नॉन सीरम कंटेनिंग, सीरम फ्री मीडिया। ये आपको याद रखना है, इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। देन मीडिया का इम्पॉर्टेंस, हाँ एक बात यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि मीडिया को समय समय पे रिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। जो हम सब कल्चर करते हैं एनिमल सेल, किसी भी सेल कल्चर में हम सब कल्चर की जो प्रोसेस करते हैं, यानी एक बार ग्रोथ आने के बाद मीडिया बदलना, वापस से उस ग्रोथ को लेके फ्रेश मीडिया में ट्रांसफ़र करना, वो इसीलिए करते हैं ताकि मीडिया जो है वो एक बार एग्जॉस्ट हो गया है और सेल्स ने मैक्सिमम ग्रोथ अटेन कर ली है, अब इसके बाद उसे फ्रेश न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, तो हम उसको सब कल्चर करते हैं। मीडिया का रिन्यूएशन ये बहुत ज़रूरी है और मीडिया इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। अगर इन विट्रो कल्चर हम कर रहे हैं तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का जो माध्यम होता है वो मीडिया ही होता है, उसी से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर मीडिया प्रॉपर नहीं होगा, उसका स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो हमारा जो कल्चर है वो प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। टेबल ज़रूर बनाइएगा और कहीं भी डिफ़िकल्टी है तो पूछिएगा ज़रूर। ओके, थैंक यू वेरी मच।